गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आपने अपनी लाइफ में सोना देखा होगा, चांदी देखा होगा, लोहे को देखा होगा, आपने कॉपर देखा होगा। ये जो सारे मेटल्स हैं जिस भी रूप में आपको मिलते हैं, जैसे सोना हमें सुनहरे रंग में मिलता है, चांदी हमें सिल्वर कलर का यानी कि वाइटिस मिलता, सफ़ेद रंग का मिलता है, कॉपर भी हमें लगभग सुनहरे रंग का मिलता है। तो क्या ये सब इसी रूप में, इसी फॉर्म में और इसी कलर में क्या नेचुरली हमको मिलते हैं? तो ऐसा नहीं है। ये जितने भी मेटल्स हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हो, ये सारे मेटल्स हमें मिक्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। कार्बोनेट के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, यानी कि सरल भाषा में ज़मीन का जो क्रस्ट वाला भाग है, अर्थ के 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जो अर्थ का क्रस्ट है, यहीं पर मिनरल्स पाए जाते हैं और इन्हीं मिनरल्स से हमें ये मेटल्स मिलते हैं। तो मेटल्स ऐसा नहीं कि जो सोना हम मार्केट में देखते हैं ज्वेलरी के शॉप पर, उसी रूप में हमें सोना ज़मीन से नहीं मिलता। हमें वो सोना कुछ इम्प्योरिटीज़ के साथ मिक्स मिलता है। उन इम्प्योरिटीज़ को हम घर पर ला करके, यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड से उसको हम क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। सेम वैसे जैसे खेत से आए हुए गेहूं या बाज़ार से आए हुए चावल को हमारे घरों में विभिन्न मेथड्स के द्वारा, उन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी मम्मी या हमारे घर में जो भी काम करता है वो उसको साफ़ करता है। ऐसे ही इन मेटल्स को प्यूरिफाई किया जाता है और इस प्यूरिफिकेशन को ही हम मेटलर्जी या अकरेंस ऑफ मेटल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्डेड विज़न में मैं जितेंद्र मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर ऐसा कर लिया है, दिल की गहराइयों से आपको थैंक्स। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो हम मेटलर्जी पर, यानी हिंदी में बोलते हैं धातु निष्कर्षण या धातु कर्म पर बात करने से पहले इस पूरे मेटलर्जी के प्रोसेस में यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स और वर्ड्स को हम समझते हैं। जैसे पहला वर्ड है मिनरल्स। मिनरल्स को हिंदी में बोलते हैं खनिज। आपने खनिज का नाम बहुत सुना होगा। तो मिनरल्स हैं क्या? द एलिमेंट्स विच आर फाउंड नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। यानी कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो पृथ्वी के क्रस्ट वाले भाग के, यानी सबसे बाहरी भाग में पाए जाते हैं नेचुरली, यानी प्राकृतिक रूप से, उन्हीं को हम मिनरल्स कहते हैं। और इन मिनरल्स में मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट है ओर्स। ओर्स को हिंदी में बोलते हैं अयस्क। तो कोई भी ऐसे दोज मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड ओर्स। यानी कोई भी ऐसे मिनरल्स, कोई भी ऐसे खनिज जिनके अंदर मेटल्स मौजूद होते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो कार्बोनेट के रूप में हो, चाहे वो सल्फाइड के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑक्साइड के फॉर्म में हो, तो उन्हीं मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। जैसे ये हेमाटाइट Fe2O3 आयरन का ओर है, Fe3O4 मैग्नेटाइट, ये आयरन का ओर है, ZnO जिंक ऑक्साइड, इसको हम जिंकाइट भी बोलते हैं, ये जिंक का ऑक्साइड है। ऐसे ही CuFeS कॉपर पायराइट, ये भी कॉपर का एक अयस्क है, यानी ओर्स है। नेक्स्ट है गैंग और मैट्रिक्स। बहुत पूछा जाता है। तो गैंग का मतलब होता है इम्प्योरिटीज, अशुद्धियाँ। जैसे हमें गेहूँ मिलता है, चाहे खेत से चाहे बाज़ार से, तो वो गेहूँ एकदम प्योर फॉर्म में नहीं होता, शुद्ध रूप में नहीं होता। उस गेहूं में तरह तरह की अशुद्धियां होती हैं, जैसे खरपतवार होते हैं, मिट्टी होती है, सरसों के दाने होते हैं। तो विभिन्न तरीकों को अपना करके हम उस गेहूं को साफ़ करते हैं। वैसे ही ये जो गैंग है, ये वो इम्प्योरिटीज़ यानी अशुद्धियाँ होती हैं जो ओर्स में नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से मौजूद होती हैं। अगर हम सरल भाषा में बोलें तो वो अनुपयोगी पदार्थ जो अयस्क में प्राकृतिक रूप से मौजूद होती हैं, उन्हीं को हम गैंग या अशुद्धि या अपद्रव्य कहते हैं। जैसे सिलिका है, जिसको आप बालू कहते हो, सैंड स्टोन्स हैं जैसे संगमरमर या उसके पत्थर हैं, और साथ में सॉयल यानी कि मिट्टी। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं रोस्टिंग की। रोस्टिंग को हम हिंदी में बोलते हैं भर्जन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए। यानी कि जब भी कभी आपसे मेटलर्जी पूछी जाएगी तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ये 2 ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे, जिसको हिंदी में भर्जन और कैल्सिनेशन को हम निस्तापन कहते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि रोस्टिंग यानी भर्जन क्या होता है। तो किसी भी अयस्क को उसके गलनांक तक वायु की उपस्थिति में, यानी हवा की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हीटिंग ऑफ ओर्स यानी अयस्कों को गर्म करना इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, वायु की अत्यधिक मात्रा में, इज कॉल्ड रोस्टिंग। यानी कि
किसी भी अयस्क को ऑक्सीजन की अधिक उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को ही हम भर्जन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी सल्फाइड अयस्क होते हैं या ऑक्साइड अयस्क होते हैं, इनका हम रोस्टिंग प्रोसेस से प्यूरिफिकेशन यानी निष्कर्षण करते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे मानिए जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड क्या है? जिंक का एक ओर यानी अयस्क है। इसको हमने ऑक्सीजन, वायु का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हमने रिएक्शन करवाया। ये सल्फर यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के निकल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और ये जिंक यहाँ से जिंक ऑक्साइड बना देगा। उसी फॉर्म में PbS यानी लेड सल्फाइड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सल्फर ऑक्सीजन लेकर सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा और लेड ऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैल्सिनेशन यानी निस्तापन क्या होता है। निस्तापन प्रक्रिया में हम अयस्क को उसके गलनांक और क्वथनांक तक गर्म करते हैं, मगर वायु की थोड़ी सी मात्रा में या बिना वायु के। ये बात ध्यान रखिएगा कि भर्जन में वायु की अधिक मात्रा होती है और निस्तापन में वायु की बहुत कम मात्रा होती है या नहीं होती है। इंग्लिश में बात करें तो हीटिंग ऑफ ओर्स इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड अमाउंट, यानी किसी भी ओर को वायु की लिमिटेड अमाउंट यानी निश्चित मात्रा के साथ गर्म करना ही निस्तापन कहलाता है। हमेशा कार्बोनेट अयस्क जो होते हैं उन्हीं को हम कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा यानी निस्तापन प्रक्रिया के द्वारा उनकी सफाई करते हैं। जैसे ZnCO3 जिंक कार्बोनेट है, ये जिंक का एक अयस्क है। जब इसको हम हीट करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा और इस तरह से हमें थोड़ा बहुत शुद्ध मात्रा में जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा और आगे हम इसके प्यूरिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हम थर्माइट रिएक्शन को, जिसको हम ऊष्मीय अभिक्रिया भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि लोहे की मोटी मोटी जैसे ट्रेन की पटरियां हैं या मोटे मोटे रॉड्स हैं, इनको हम आपस में जोड़ देते हैं, जिसको आप अपनी सरल भाषा में वेल्डिंग कहते हैं। तो एक वेल्डिंग वो होती है जो आमतौर पे आप मार्केट में देखते हो, बहुत कम पैसों में आप करवा के लेके आते हो। एक होती है हाई क्वालिटी की माइक्रो वेल्डिंग। तो माइक्रो वेल्डिंग यही थर्मिक रिएक्शन है। पहले हम इसको इंग्लिश में समझते हैं कि द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड यानी किसी भी धातु के ऑक्साइड का रिडक्शन यानी अपचयन होना, टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्युमिनियम पाउडर, यानी एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करके किसी भी धातु के ऑक्साइड का अपचयन करना ही थर्मेट रिएक्शन कहलाता है। ऐसे कंडीशन में होता क्या है, जैसे अगर आप एग्जांपल देखें Fe2O3, ये क्या है? आयरन है। इसमें हमने एल्युमिनियम डाल दिया और जब हमने इसको हीट किया, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हिंदी में ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी जब ये अभिक्रिया होती है तो इसमें हीट यानी ऊष्मा प्लस यानी निकलती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो एल्युमिनियम है इस ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेगा और लोहा Fe गल जाएगा और ये Fe उसी दो लोहों के बीच में गल करके सेट हो जाएगा और दोनों लोहों को आपस में जोड़ देगा। इस तरह से हाई क्वालिटी वेल्डिंग की जाती है। तो याद रखिएगा कि जो उच्च क्वालिटी की वेल्डिंग होती है वो थर्माइट रिएक्शन के द्वारा होती है, जिसको हम ऊष्मीय अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मेटलर्जी है यानी कि धातु का जो निष्कर्षण है, ये अकरेंस ऑफ मेटल किन किन प्रोसेस के द्वारा होता है। लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बेस पर ही समझाया गया है, लेकिन जब इसी की स्टडी आप क्लास 12th में करोगे तो वहाँ पर आप कंप्लीट एकदम एक्सट्रीम आप इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। वहाँ पर कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, प्रगलन, भर्जन, निस्तापन, ये सारी प्रक्रियाओं को आप जानेंगे। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बेस पर रिफाइनिंग को समझते हैं। प्यूरिफिकेशन के लिए यानी रिफाइनिंग के लिए, हिंदी में धातु के निष्कर्षण के लिए, हम धातुओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी होती है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखा भी होगा कि जो एलिमेंट्स ऊपर रखे गए हैं वो सब हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ऊपर से बीच में हाइड्रोजन से पहले जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में रखे गए, हिंदी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। अगर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ नहीं पता है तो आप पीछे के वीडियोस को देख लीजिएगा, मैंने आई लिंक में उसका भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और सबसे लास्ट में जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, Cu, Hg, Ag, Pt, Au, ये सब लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि जो भी हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को एडॉप्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस को हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन हमेशा किसी न किसी बैटरी में होती है।
आपने देखा होगा कि किसी भी बैटरी यानी सेल के दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी दो खूंटियाँ होती हैं। एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। प्लस को हम बोलते हैं एनोड और माइनस को हम बोलते हैं कैथोड। तो जब भी हम हाई रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्ट के फॉर्म में बैटरी के सेल में डालेंगे तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रोमीन इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पास किया जाएगा यानी करंट डाला जाएगा, वैसे ही वो मेटल प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो मेटल का जो पॉजिटिव हिस्सा है वो बैटरी के निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो जाएगा और जो मेटल्स का निगेटिव इम्प्योरिटी है, अशुद्धियाँ हैं, वो बैटरी के प्लस वाले हिस्से पर यानी एनोड पर इकट्ठी मिल जाएंगी। आगे इसको भी हम समझेंगे। फिर डिस्कस करते हैं कि जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनके रिफाइनिंग कैसे करते हैं। इसको ठीक से समझिएगा क्योंकि ये आपके क्लास 12 तक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स दो फॉर्म में पाए जाते हैं। एक पाया जाता है कार्बोनेट कंडीशन में। कार्बोनेट का मतलब अगर किसी भी मेटल के साथ CO3 अटैच है तो वो कार्बोनेट है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, FeCO3 आयरन कार्बोनेट, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, इस तरह से। तो अगर कार्बोनेट कंडीशन में है तो हम उसका कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं निस्तापन। अभी जस्ट पीछे मैंने आपको समझाया है कि वायु की नियंत्रित मात्रा में यानी कि इन द लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एयर किसी भी धातु को उसके गलनांक तक गर्म करने की क्रिया को ही हम निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन कहते हैं। तो हम कार्बोनेट आयंस का कैल्सिनेशन करेंगे और कैल्सिनेशन करने के बाद जो भी मुझे मिलेगा उसका हम प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है साफ़ सफाई करना। आगे इसको डिस्कस करते हैं हम। अब अगर मीडियम रिएक्टिव मेटल्स सल्फाइड फॉर्म में है, सल्फाइड का मतलब अगर उसके साथ सल्फर मौजूद है, जैसे Cu2S कॉपर सल्फाइड, FeS आयरन सल्फाइड, ZnS जिंक सल्फाइड, तो हम उसकी रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग को भी मैंने पीछे समझा था, हिंदी में बोला था भर्जन क्रिया। यानी कि इसमें हम काम वही करते हैं कि हम ओर्स को यानी अयस्क को उसके गलनांक क्वथनांक तक हाई टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, मगर एक्सेस ऑफ एयर में यानी वायु की ज़्यादा मात्रा में। और ऐसी कंडीशन में जो भी हमें सब्सटेंस मिलता है उसको हम प्योरीफाई कर लेते हैं और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ये कैल्सिनेशन और ये रोस्टिंग मैं फिर बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में भर्जन और निस्तापन कहते हैं। ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। फिर जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जिनको हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखा है, Cu, Hg, Ag, Pt, Au, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो ज़्यादातर सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं। हमें सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे, उनका हम क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। आप याद रखिएगा कि अगर सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग और कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन यानी निस्तापन। सल्फाइड के लिए भर्जन और कार्बोनेट के लिए निस्तापन। तो सल्फाइड ओर्स मिलेंगे, उनको हम रोस्टिंग यानी भर्जन करेंगे। भर्जन करने से वो शुद्ध मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई अशुद्धियाँ हैं तो उनका हम प्यूरिफिकेशन कर लेंगे और इस तरह से हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। कहाँ से? किसी भी ओर यानी अयस्क से। अब हम इनकी जो मेन पॉइंट्स हैं कि मोस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव, इनके हिसाब से प्यूरिफिकेशन को हम समझते हैं। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को रिवाइज करा देते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है, हिंदी में विद्युत रासायनिक श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें हमने एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के घटते क्रम में रखा है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसमें हमने बेस माना है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.0000 वोल्ट होता है, यानी इसका जो विभव होता है वो 0.4 स्थान तक शून्य होता है। इसके ऊपर जो एलिमेंट हैं वो रिएक्टिव हैं और उसके नीचे जो एलिमेंट हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। ऊपर के एलिमेंट को हमने दो पार्ट में बांट रखा है। जो सबसे टॉप पे हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं और जो बीच में हैं वो मीडियम रिएक्टिव हैं और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। तो सबसे पहले हम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं यानी बहुत ज़्यादा सक्रिय तत्व होते हैं, उनका हम शोधन यानी उनका निष्कर्षण हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से करते हैं, जिसको हिंदी में हम विद्युत अपघटन विधि कहते हैं। नाम से क्लियर है, विद्युत अपघटन। विद्युत मीन इलेक्ट्रिक के द्वारा, अपघटन का मतलब डिकम्पोजिशन, यानी इसके लिए हम एक सेल का इस्तेमाल करते हैं और उस सेल के अंदर
हम सोल्यूशन के फॉर्म में अपने मेटल्स को डाल देते हैं। आपको मालूम है कि सेल के पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। जो मेटल का इम्प्योर फॉर्म है यानी अशुद्ध हिस्सा है वो मिल जाएगा हमें एक कैथोड पर, और जो शुद्ध हिस्सा है यानी पॉजिटिव हिस्सा है वो मिल जाएगा हमें कैथोड पर। कैसे अभी हम पीछे देखते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता क्या है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। यानी किसी भी धातु का विद्युत की उपस्थिति में किसी भी सेल के अंदर शोधन करना, सफाई करना इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यानी विद्युत अपघटनीय शोधन कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो एनोड है बैटरी का, एनोड को हमेशा हम प्लस चार्ज से शो करते हैं और जो कैथोड होता है वो माइनस चार्ज होता है। तो जब हम इसमें अपने अशुद्ध ओर यानी एस को डालेंगे तो जो ओर का क्रूड मेटल है यानी अशुद्ध जो धातु है वो हमें मिलेगा एनोड पर, क्योंकि अशुद्ध धातु के साथ निगेटिव इम्प्योरिटीज़ होंगी और आपको मालूम है कि निगेटिव किधर आकर्षित होगा, प्लस की ओर। तो क्रोड मेटल कहाँ मिलेगा, अशुद्ध धातु कहाँ मिलेगी, बैटरी के एनोड पर। और जो प्योर मेटल होगा, शुद्ध धातु जो कि धनात्मक होती है, वो कहाँ मिलेगी, कैथोड यानी माइनस पर, क्योंकि माइनस की ओर प्लस आकर्षित होता है और प्लस की ओर माइनस आकर्षित होता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किसी सेल में कैसे की जाती है। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए मान लीजिए कि हमने ये एक बैटरी का सेल लिया है और इस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है। इस इलेक्ट्रोड को हमने माइनस चार्ज दिया है और माइनस को हम कैथोड बोलते हैं। याद रखिएगा, हिंदी में भी कैथोड और इंग्लिश में भी कैथोड बोलते हैं। ये सिरा इसका प्लस चार्ज है और इसको हम एनोड कहते हैं और इनमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज डाल दिया, यानी हमने यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित की है। अब जब इसके अंदर हम अपने इम्प्योर मेटल को डालेंगे, एग्जाम्पल अगर हम इसके अंदर NaCl के सॉल्यूशन को डाल दें, सोडियम क्लोराइड को, तो होगा क्या कि इसका जो एनोड है, एनोड पर प्लस चार्ज होता है और कैथोड पर माइनस चार्ज होता है। तो एनोड माने प्लस, प्लस की ओर कौन आकर्षित होगा, माइनस। तो NaCl टूटेगा, यहाँ दिखा देते हैं हम आपको कि NaCl इस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ब्रेक हो जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। तो ये जो Cl माइनस है ये एनोड पर हमें मिल जाएगा, Cl माइनस गिव्स आउट Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसलिए इधर एक माइनस चार्ज है तो इधर भी एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो एक माइनस चार्ज हो जाएगा। कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड माइनस होता है, माइनस पर हमेशा प्लस यानी कि मेटल का जो पॉजिटिव हिस्सा है वो इकट्ठा होगा। तो यहाँ पॉजिटिव कौन है, Na, तो Na यहाँ पर आ जाएगा और Na पर चार्ज कौन सा है, Na प्लस। तो Na प्लस को ज़ीरो करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अटैच कर दीजिए और ये कन्वर्ट हो गया Na में। फिर समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन क्यों अटैच किया, क्योंकि यहाँ पर Na पर एक प्लस चार्ज है। तो इस प्लस चार्ज को ज़ीरो करने के लिए हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो +1 -1 इक्वल टू 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है। तो हमें क्या मिल गया, हमें प्योर सोडियम मिल गया। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या विद्युत अपघटनीय शोधन कहते हैं, जो कि बहुत आसान है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। यहाँ पर कोई भी मेटल ले सकते हैं, वो मेटल ऐसे प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाएगा, माइनस वाला हिस्सा एनोड पर और प्लस वाला हिस्सा कैथोड पर मिल जाएगा। क्लियर। अब डिस्कस करते हैं कि जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से नीचे रखे गए हैं यानी कि लेस रिएक्टिव हैं, उनका प्यूरिफिकेशन यानी मेटलर्जी, हिंदी में शोधन कैसे करते हैं। तो जो भी कम सक्रिय धातु हैं उनका शोधन करने के लिए हम सीधे उनको हीट कर देते हैं और हीट करने से उनकी अशुद्धियाँ ऑक्साइड के फॉर्म में दूर हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर देखें तो HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर कि मरकरी कहाँ पर रखा हुआ है, हाइड्रोजन के नीचे, यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जब हम मर्क्यूरिक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो ये HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड और प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। फिर ये HgO इसको फिर हीट कर देते हैं और ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और यहाँ पर मरकरी मिल जाती है। बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर आप 2 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 Hg है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम कॉपर सल्फाइड की बात करें, जिसको हम कॉपर ग्लांस कहते हैं, ये कॉपर का एक अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। तो Cu2S को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करेंगे
चाहे इसको ऑक्सीजन बोलो चाहे वायु बोलो, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये सल्फ़र यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा और सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देगा। अशुद्धि यानी इम्प्योरिटी निकल गई और ये कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाएगा। इस कॉपर ऑक्साइड से हमको ये ऑक्सीजन हटाना है तो इस कॉपर ऑक्साइड का हम वापस कॉपर सल्फाइड से क्रिया करवा देंगे तो ये सल्फ़र यहाँ से ऑक्सीजन ले करके रिमूव हो जाएगा और हमें शुद्ध यानी प्योर कॉपर मिल जाएगा। ये जो 6Cu लिखा हुआ है इस कॉपर को हम ब्लिस्टर कॉपर भी कहते हैं। याद रखिएगा, हिंदी में फफोलेदार कॉपर से आप क्या समझते हो? तो बहुत आसान सा है कि जब भी कॉपर गर्म करके प्राप्त किया जाता है तो ये कॉपर मेल्टिंग कंडीशन में होता है यानी गली हुई अवस्था में होता है और इस कॉपर के साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है और ये गैस इसमें भरी होती है जिससे इसके सरफेस पर जगह जगह फफोले बन जाते हैं, जैसे हमें छाले पड़ जाते हैं। सबसे आसान तरीका है हथौड़े से लेकर के उस कॉपर को पीट दीजिए और हथौड़े से पीटने से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी और प्योर कॉपर हमें मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर यानी फफोलेदार कॉपर। अब स्टडी करते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि हाइड्रोजन से ऊपर हैं मगर मोस्ट रिएक्टिव से नीचे हैं, इनका प्यूरिफिकेशन यानी शोधन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी एलिमेंट मीडियम रिएक्टिव होते हैं उनका रिफाइनिंग यानी उनका प्यूरिफिकेशन यानी निष्कर्षण या शोधन हम दो तरह से करते हैं। जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट होंगे यानी कि मध्यम सक्रिय तत्व, वो या तो सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे और या तो कार्बोनेट के रूप में पाए जाएंगे। अगर सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे तो मैंने आपको पीछे समझाया था कि हम उनके रोस्टिंग कर देंगे। रोस्टिंग का मतलब भर्जन फिर समझा रहा हूँ कि हम किसी भी धातु को उसके गलनांक या क्वथनांक तक यानी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट तक हाई हीट करते हैं एक्सेस ऑफ एयर में, वायु की अधिक मात्रा की उपस्थिति में। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मान लो जिंक का सल्फाइड है तो जिंक सल्फाइड जब ऑक्सीजन से यानी वायु से क्रिया करेगा तो ये गर्म होने पर जिंक यहाँ से ऑक्सीजन लेकर जिंक ऑक्साइड बना देगा और सल्फर यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगी और हमारा ये एलिमेंट शुद्ध हो जाएगा। अगर लेड सल्फाइड है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, सल्फर ऑक्सीजन लेकर सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा और हमारा लेड ऑक्साइड के फॉर्म में शुद्ध हो जाएगा। अगर कॉपर सल्फाइड है तो सल्फर यहाँ से ऑक्सीजन लेगी, सल्फर डाइऑक्साइड बना देगी और कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में शुद्ध रूप में हमें मिल जाएगा। लेकिन रोस्टिंग यानी भर्जन तभी होगा जब सल्फाइड अयस्क होगा, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर कार्बोनेट ओर्स है जिसको आप बोलते हो कार्बोनेट अयस्क, तो कार्बोनेट अयस्क के लिए हम कैल्सिनेशन करते हैं और कैल्सिनेशन को हिंदी में निस्तापन करते हैं। निस्तापन में हम मेटल को हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं मगर वायु की नियंत्रित मात्रा में यानी इन द कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो जिंक कार्बोनेट है तो जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन जिंक ले लेगा तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट अगर है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेटलर्जी यानी धातुओं का निष्कर्षण पूरी तरह से समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। क्लास 12th में इसको आप और डिटेल्स में पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं हैं तो मैंने आपको नहीं बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए जिससे कि मेरे चैनल को प्रमोशन मिले, आपका प्यार मुझे ऐसे मिलता रहे और मैं आपके लिए नए नए कंटेंट्स लेकर के आता रहूँ। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या पर्सनली मुझसे कॉन्टेक्ट करके आप अपनी क्वेरी का सलूशन ले लीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेसन में जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस लेसन में कोरोजन को मैंने पीछे के टॉपिक्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको समझाया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नाम का वीडियो क्लास 10th केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में दी हुई है, उसको देख लीजिएगा। थैंक यू।